दीदी दीदी जल्दी अंदर आ जाओ, पापा आ रहे हैं। दिव्या और नेहा दोनों जो घर के बाहर गार्डन में बैठ के गप्पे मार रही थी, दौड़ी दौड़ी घर के अंदर आ जाती हैं। दरअसल तिवारी जी का खौफ ही इतना था कि घर में एक सुई भी गिरती तो उसकी भी आवाज़ आती। तिवारी जी के गाड़ी लगाते ही घर में एकदम सन्नाटा हो जाता था। हाथ मुंह धोकर बैठे और उतने में रश्मि जी उनके लिए चाय लेकर आ गई। चाय पीते पीते बोले, कल दिव्या को लड़के वाले देखने आने वाले हैं, सही समय पर तैयार होने के लिए कह देना। पर एक बार उससे पूछ तो लो कि क्या वो भी राज़ी है शादी के लिए। घर में दो दो जवान लड़कियां बैठी हैं शादी के लिए, और तुम अच्छे खासे रिश्ते में ना कहकर अपशगुन मत फैलाओ। मैं अपनी बेटियों का दुश्मन नहीं हूँ, मैं उनका भला ही चाहता हूँ, बाप हूँ मैं उनका। तिवारी जी के दो बेटियां थीं, दिव्या और नेहा। दिव्या नेहा से 3 साल बड़ी थी। घर के सभी फैसले तिवारी जी ही लेते थे, फिर वो चाहे बेटियों की पढ़ाई हो, उनकी पसंद उनकी नापसंद, या पढ़ाई होने पर नौकरी करनी है या नहीं। उनका मानना था कि सिर्फ लड़कियों के पढ़ाई को देखकर भी उनके लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, और हुआ भी कुछ वैसा ही। दिव्या को देखने के लिए एक अमीर परिवार काफ़ी पढ़ा लिखा लड़का आने वाला था, जिसका नाम आयुष था। दूसरे दिन लड़के वाले दिव्या को देखने घर आ जाते हैं। रश्मि जी सभी के लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करती हैं। थोड़ी देर में तिवारी जी रश्मि जी से दिव्या को बुलाने के लिए कहती हैं। दिव्या आज गुलाबी साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही थी। आयुष ने जैसे ही दिव्या को देखा, उसे वो पसंद आ गई और दोनों की शादी तय हो गई। तिवारी जी ने भी किसी की भी राय ना लेते हुए शादी के लिए हाँ कह दी। पर यह बात रश्मि जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पर करती भी तो क्या। तिवारी जी ने कब किसकी सुनी है जो आज वो किसी की सुनेंगे। सब कुछ ठीक से निपट जाने के बाद जब वे बैठे तो कहने लगे, रश्मि, आराम करके काम नहीं चलेगा, अब हमें शादी की तैयारियों में लग जाना चाहिए। 4-5 दिन बाद लड़के के पापा ने फ़ोन किया और कहने लगे कि शादी अगले हफ्ते ही हो जानी चाहिए, नहीं तो उसके बाद मुहूर्त नहीं है। इधर से तिवारी जी बस हाँ हाँ ठीक है बोले जा रहे थे, क्योंकि इस रिश्ते के वे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। शादी का दिन भी आ गया। तैयारियां भी घर में ठीक ठाक चल रही थी, पर दिव्या अंदर से दुखी थी। दरअसल तिवारी जी के घर की परिस्थिति साधारण ही थी, ज़्यादा अमीर भी तो ज़्यादा गरीब भी नहीं। दिव्या चाहती थी कि उसने जो इतनी पढ़ाई की है उसका सही मायनों में उपयोग करे, एक अच्छे से नौकरी करे और अपने पापा का घर खर्च में हाथ बटाए। तिवारी जी ने जितना कमाया उतना सब कुछ अपनी बेटियों के लिए ही संजो के रखा था, और जब वे रिश्ता आया तो उन्होंने एक बार भी आगे पीछे सोचे नहीं और रिश्ते के लिए हाँ कह दी। दिव्या की शादी खूब धूमधाम से की। लड़के वालों ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो देना है आप अपनी बेटी को दीजिए, और ये कहकर उनसे जेवर, फर्नीचर से लेकर टीवी और घर के सारे उपयोग में आने वाले वस्तुएं ले ली। सब कुछ बेटी को ही तो दिया है। विदाई के समय दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। निकलते समय दिव्या ने एक फटी चादर अपने साथ ले ली थी। ये देखकर माँ ने उससे वो चादर खींचने की कोशिश की और कहा, बेटा ये क्या कर रही हो तुम, तुम्हारे घर वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे। उतने पर दिव्या बोली, माँ ये चादर मेरे लिए सारी कीमती चीज़ों से ज़्यादा मायने रखती है। जब कभी तुम्हारी याद आएगी तो इसमें ओढ़ लिया करूँगी, इसमें तुम्हारी ममता, तुम्हारा प्यार। और उसने वो चादर अपने बैग में रख ली और अपने ससुराल चली गई। दूसरे दिन सुबह सास ने दिव्या को घर के तौर तरीके के बारे में बताया, सभी की पसंद नापसंद के बारे में बताया। 4-5 दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद एक दिन कामवाली से कहा, कल से मत आना तुम, काम ही कितना होता है घर में। जिनके 4 मुर्गी तो है घर में, और अब तो बहू भी आ गई है और उसे उसके मायके में काम करने की आदत तो है ही, सो तुम कल से मत आना। दिव्या की अब सुबह 4:30 बजे ही जग जाती है। नहा धोकर नाश्ते की तैयारी, पति का टिफ़िन, दोपहर का खाना, कपड़े, झाड़ू पोछा, सब कुछ उसे अकेले ही करना पड़ता, और उस पर सास की रोज़ नई फरमाइश।
कभी ये बनाओ तो कभी वो बना। एक दिन वो अपने पति से बोली, एक बात कहूँ, क्या मैं नौकरी कर सकती हूँ? उस पर उसने कहा, तुम्हें क्या ज़रूरत है नौकरी करने की? 2 टाइम का खाना मिल ही रहा है ना, और क्या चाहिए तुम्हें? तुम नौकरी करके क्या करोगी? मेरे माँ बाप का ध्यान रखो, उनकी सेवा करो, बस यही काफ़ी है। और वो ऑफिस चला गया। दिव्या को बहुत बुरा लगा। उसका आज मन नहीं लग रहा था, इसलिए उसने अपनी माँ और बहन को फ़ोन लगाया और उनसे जी भर के बातें की। तब कहीं जाके उसे अच्छा महसूस हुआ। शाम को दिव्या किचन में सभी के लिए चाय बना रही थी। उतने में आयुष ऑफिस से आ जाता है। हाथ मुँह धोने ही बाथरूम की तरफ मुड़ा तो सास बोली, बेटा एक बात पूछनी थी। हाँ माँ बोलो। हम इस घर में रहे या नहीं? क्यों, क्या हुआ? आयुष ने पूछा। बेटा, मैं दोपहर में अपने कमरे में जा रही थी आराम करने, तब तेरी बहू को अपनी माँ से ये कहते सुना कि सास बहुत परेशान करती है। अब तुम ही बताना बेटा, ऐसा मैंने क्या किया? इतना सुनते ही आयुष आग बबूला हो गया और ज़ोर से दिव्या को आवाज़ लगाई। दिव्या हाथ में चाय लाते हुए बोली, ये लीजिए चाय। सभी के लिए बना रही थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई लाने में। चाय गई भाड़ में। पहले ये बताओ, किससे बुराई की मेरी माँ की तुमने? अपने मायके में? मैंने तो माँ का नाम तक नहीं लिया, बस घर में सभी का हालचाल ले रही थी और कोई बात नहीं हुई। तो क्या मेरी माँ झूठ बोल रही है? आयुष ने कहा। इधर दो वो फ़ोन। मेरी बात तो सुनो, दिव्या बोली। आयुष ने उस फ़ोन को बंद करके अलमारी में रख दिया और दिव्या को एक थप्पड़ जड़ दिया और अपने कमरे में चला गया। दिव्या आज बहुत रोई और उसे इस बात का भी बुरा लग रहा था कि उसने जो गलती की ही नहीं, उसकी सज़ा उसे मिल रही है। रात भर दिव्या रो रही थी, पर आयुष ने उसे एक बार भी चुप करने की कोशिश नहीं की। बेटा अपनी तरफ से है, ये समझकर सास ने दिव्या पर बहुत बंधन लगाए। किसी से बात नहीं करनी, बाहर नहीं आना जाना है, वो जो कहेंगी वही घर में बनेगा, और भी बहुत कुछ। दिव्या का अब दम घुटने लगा था उस घर में। मायके जाने तक के लिए भी मना कर दिया जाता था और तिवारी जी ये सोचते कि बड़े लोग हैं, काम भी बहुत होता होगा, इसीलिए नहीं भेजते। एक दिन माँ बोली, अजी सुनते हो, कितने दिन हो गए हैं दिव्या को देखे हुए, उसका फ़ोन भी बंद है। एक काम करो, वो नहीं आ सकती तो आप ही अपनी बेटी से मिलाओ। तिवारी जी बोले, पागल हो क्या तुम? इतने बड़े घर की बहू है वो, जिम्मेदारी भी उतनी ही होगी ना उस पर। 8 महीने हो गए हैं शादी को, पर कभी तुमने दिव्या से उनकी बुराई सुनी? नहीं ना। और दामाद जी कह रहे थे कि अब दिव्या भी नौकरी करने वाली है, उन्हें ज्वाइन करने वाली है उन्हीं के ऑफिस में। हो सकता है उसी सिलसिले में व्यस्त हो और अपनी याद नहीं आती होगी। फूलों जैसा संभालते होंगे वो हमारी दिव्या को, और अपनी बेटी सुख से रह रही है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए हमें? इतने में नेहा बोली, पापा एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना मानो तो? हाँ बोलो बेटा। शादी के बाद दीदी अपने यहाँ बस एक ही बार आई है, और वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। उसके बाद दीदी ने फ़ोन भी नहीं किया और अब तो उसका फ़ोन बंद आ रहा है। जीजा जी को फ़ोन लगाती हूँ तो कहते हैं घर जाकर दिव्या से बात करा दूँगा, पर वो भी नहीं कराते। और अब तो उन्होंने फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया है। ऐसे कैसे हो सकता है पापा? आप ही थोड़ा सोचिए। ये सब सुनकर तिवारी जी को भी थोड़ी चिंता लगने लगी, पर उन्होंने दिखाया नहीं। अच्छा बाबा, तुम दोनों इतना कहती हो तो कल दिव्या के घर चला जाता हूँ। दूसरे दिन तिवारी जी अपनी बेटी के घर पहुँचे। हॉल में सास टीवी देख रही थी। नमस्कार जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आप ऐसे कैसे बिना बताए ही आ गए? एक फ़ोन तो किया होता, दिव्या की सास बोली। दरअसल बड़े दिनों से दिव्या की याद आ रही थी, उसकी माँ भी कह रही थी, सो आ गया मिलने। दिव्या कहाँ है, नज़र नहीं आ रही? तिवारी जी ने पूछा। उतने पर सास बोली, वो दिव्या ने ऑफिस ज्वाइन किया है ना, तो दोनों शाम को ही एक साथ घर आते हैं। ठीक है फिर चलता हूँ। और दिव्या के पापा लौट गए। दिव्या की सास ने उन्हें पानी तक पूछा नहीं। घर आने पर बोले, तुम दोनों बेकार में ही चिंता किए जा रही थी। वो अब ऑफिस जाने लगी है, इसीलिए उसे समय नहीं मिल रहा फ़ोन करने का। पर सच तो ये था कि दिव्या बुखार में तप रही थी और सो गई थी। उसे तो खबर भी नहीं थी कि उसके पापा आए हुए हैं। फिर कैसी है वो? कमज़ोर तो नहीं हुई ना? कैसे दिख रही थी? डर के बात नहीं कर रही थी ना? खुश तो है ना वो? रश्मि जी ने पूछा। तुम्हें क्या लगता है मुझे मेरी बेटियों की चिंता नहीं? अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं इनसे।
कलेजा का टुकड़ा हैं मेरे ये दोनों। ये सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने पापा से लिपट कर रोने लगी। 2 दिन हो गए हैं आपको वहाँ से आए हुए, पर दिव्या ने अभी तक एक फ़ोन नहीं किया। वो ऐसा नहीं कर सकती, कोई बात तो है। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, आप मेरे साथ चलोगे या मैं अकेली जाऊँ? पता नहीं क्यों बड़ी बेचैनी महसूस हो रही है। और तीनों दिव्या के घर पहुँच गए। घर के सामने लोगों की भीड़ जमा थी। तीनों ये देखकर डर गए। अंदर गए तो देखा, उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। दिव्या ज़मीन पर चादर में लिपटी पड़ी थी। तिवारी जी ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, पर वो उठी नहीं। माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसे अपनी छाती पर लिपटा लिया। तभी नेहा ने उसके हाथ में एक चिट्ठी देखी। वो चिट्ठी उसने उठाई और पढ़ने लगी। पापा, बहुत याद आ रही है मुझे आप सबकी। मैं बहुत बीमार हूँ पापा, प्लीज़ मुझे मिलने आ जाओ। मेरी इस घर में शादी हो, इसीलिए आपने अपनी हैसियत ना होते हुए भी लोगों से उधार लेकर इतना सब कुछ दिया। आपको लगा कि मैं बहुत सुखी हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है पापा। मेरे साथ यहाँ रोज़ मारपीट होती है। सभी के सभी काम करने के बावजूद भी मेरी कोई कीमत नहीं। मेरा शारीरिक और मानसिक छल होता है। मैं यहाँ सिर्फ एक नौकरानी हूँ और कुछ नहीं। मुझे यहाँ कोई भी नहीं पूछता कि तुमने खाना खाया या नहीं, तुम्हें कुछ चाहिए या नहीं, मेरे मन को क्या महसूस होता है, इससे यहाँ किसी को कुछ लेना देना नहीं है। मुझे खाना तक नहीं देते ये लोग। मेरा पति भी मेरी कोई कीमत नहीं करता। रोज़ लड़ते हैं मुझसे और कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं यहाँ रहने की। अब आप ही बताओ पापा, मैं कहाँ रहूँ, कहाँ जाऊँ? और अगर मैं आपके पास आती और ये सब बताती तो आप मेरा विश्वास करते? पर पापा, मेरी एक ही विनती है आपसे, अपनी नेहा की शादी अमीर देखकर मत करना। बड़ा घर, महंगी गाड़ी, चीज़ें, जेवर, ये सब बेजान वस्तुएं हैं। देखना तो बस लड़का जिसमें इंसानियत हो, और चाहे गरीब क्यों ना हो पर दिल से अमीर हो। मुझे नहीं पता कि जब तक आपको ये चिट्ठी मिलेगी मैं ज़िंदा रहूँगी भी या नहीं। तुम्हारी दिव्या। ये सब सुनकर तिवारी जी ने आयुष की कॉलर पकड़ ली और कहा, तुम जैसे हैवान से मैंने अपनी फूल से बच्ची की शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। नाज़ों से पाला था मैंने अपनी बच्ची को, नहीं संभालना था तो कह देते। और दिव्या को भारी मन से वहाँ से लेकर जाकर उसको अंतिम संस्कार किया। आयुष और उसके माँ बाप को आजीवन कारावास की सज़ा हुई। साथियों, आज भी अपने समाज में ऐसी कई लड़कियां हैं जिन्हें खुलकर बोलने का हक नहीं, चाहे ससुराल हो या मायका। कई जगह पिता के तिवारी जी जैसे व्यवहार के कारण लड़की कुछ बोल नहीं पाती, पर शादी के समय एक बार तो लड़की से पूछना ही चाहिए कि उसकी क्या राय है। आज के ज़माने में लड़कियों का पढ़ा लिखा होना और साथ ही साथ अपने पैरों पर खड़ा होना, या यूँ कहें कि आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर उसे दिव्या जैसा ससुराल मिले तो वो इसका सामना डट कर करे और ज़िंदगी में आगे बढ़े, बजाय इसके कि वो घुट घुट के दिव्या जैसा कदम उठाए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।